तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैंग यांग जो होता है वो एम्परर के सामने आ जाता है और एम्परर के सामने आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर तो सारे ही जो चेहरे हैं वो बिल्कुल नए हैं। क्या तुम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हो कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन में है। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो या फिर तुम कौन हो। चुपचाप जो ये लिन है उसे मेरे हवाले कर दो, बदले में मैं तुम्हारी जान जो है उसे बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम जुआन यू डायनेस्टी के एम्परर हो और तुम यहाँ पर हमारी ग्रेट शैंग डायनेस्टी के अंदर आए हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कोई एम्परर हो? तुम्हारी औकात जो है वो यहाँ पर एक कुत्ते से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पहले ही 2 मिनिस्टर और जो चारों के चारों जनरल है वो मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं। लगता है कि अब तुम खुद पर्सनली मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है उसे भी वैंग यांग के ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो मीनिंग होती है वो वैंग यांग की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में जो वैंग यांग है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और उसी के साथ में ज़ीदार भी है। सच में इसके चार्म को देखकर तो मैं रजिस्ट्री ही नहीं कर पा रही। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर किसी रॉकेट को दबाना शुरू कर देता है, जो देखकर अब जो मीनिंग होती है वो उससे बोलती है कि ऐसा मत करो। जो सुनते ही एम्परर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम विच कहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम वैंग यांग को मार सको, ना कि उसके साथ में फ्लर्ट कर सको। अगर तुमने इस ब्रैड को आज यहाँ पर नहीं मारा तो याद रखना तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग का ध्यान भी इस चीज़ के ऊपर चला जाता है। तभी वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम आखिर ये जेट पेंटेंट क्या चीज़ है जिससे कि वो एक ग्रेट एम्पर रियलम की पीक की एक्सपर्ट को भी कंट्रोल कर पा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग को बताती है कि इसे सोल कंट्रोलिंग टेक्निक जो है वो कहा जाती है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर ये मेथड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। और उसके तरह बोलते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए वैंग यांग से बोलती है कि लिटिल ब्रदर, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मेरे पास में यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर जब आप अटैक करो तो थोड़ा धीरे से मेरे ऊपर अटैक करना। और मीनिंग की इस बात को सुनकर जो एम्प्रेस होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये बेशरम जो फॉक्स स्पिरिट है वो कहाँ से आ गई। चुपचाप मेरे हस्बैंड से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में काट दूंगी। जो सुनते ही जो मीनिंग होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि मेरी प्यारी एम्प्रेस, आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा जो है वो क्यों कर रही हो? चिंता मत करो, मैं काफ़ी ज़्यादा जेंटल हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके हस्बैंड को ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाऊँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पैट्रिच को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि बकवास बहुत हो गई, जल्दी से जो एम्प्रेस है उसे यहाँ पर कैप्चर करो ताकि इसे हम लोग जो है वो एंसेस्टर के पास में लेकर जा सके, जिसके बाद में वे इसे फर्नेस के रूप में रिफाइन करेंगे। और अब इतना बोलते ही वो पैट्रिच जो होता है वो सीधे अपने पाम अटैक को बनाकर वैंग यांग की तरफ कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो जुआन जी होती है वो वैंग यांग के आगे आ जाती है और आकर चिल्लाते हुए उस पैट्रिच से बोलती है कि ओल्ड मास्टर, मेरे मास्टर से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जुआनजी के इतना बोलते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो पीछे से वैंग यांग के ऊपर अपने कपड़े से अटैक करते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रदर, आखिर आप कहाँ पर देख रहे हो? आपकी जो अपोनेंट है वो यहाँ पर मैं हूँ, तो इसीलिए आपको मेरे ऊपर फोकस करना चाहिए। और इतना बोलकर वो वैंग यांग के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वैंग यांग उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, जो देखते ही मीनिंग अपने कपड़े को वैंग यांग की स्वॉर्ड से ही लपेट देती है। और ऐसा करने के बाद में वो हंसते हुए बोलती है कि लो फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वैंग यांग को सीधे अपनी तरफ ही खींच लेती है, जिसे देखकर वैंग यांग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार के क्लॉथ है, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है, यहाँ तक कि मैं अपनी शॉर्ट से भी इन्हें नहीं काट पा रहा। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि लिटिल ब्रदर चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर जो मेरा वर्ल्ड है उसके अंदर जाने वाले हैं। और इतना बोलते ही जो मीनिंग होती है वो वैंग यांग को लेकर अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखते के साथ ही जो जुआन जी और जो एम्प्रेस होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब हम वैंग यांग को देखते हैं जो कि एक अलग ही स्पेस के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आकर वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और इतना बोलकर अब वैंग यांग आसपास में देखने लगता है और आसपास में देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार की फॉर्मेशन है या फिर किसी अलग प्रकार का स्पेस है। मैं नहीं जानता हूँ कि अभी के टाइम पर मैं कहाँ पर हूँ। और इसके इतना सोचते ही जो मीनिंग होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ज़्यादातर यहाँ पर जब कोई आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है, लेकिन ज़रा देखो तो लिटिल ब्रदर तो बहुत ज़्यादा शांत है। सच बताओ तो जो तुम्हारा फेस है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तुम्हारे फेस को देखने के बाद में मैं तुम्हारे से प्यार करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पपट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ तो।
जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे एक पपेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान होगी। और इतना बोलकर वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि जल्दी से मुझे इस फॉर्मेशन के एक और को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो हंसते हुए वैंग यांग से बोलती है कि लिटिल ब्रदर क्या हो गया, क्या आपको ये जगह जो है वो पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जबकि मैंने तो स्पेशली ये आपके लिए ही बनाई थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह से बाहर जा सकते हो तो इस जगह को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये कोई फॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये यहाँ पर मेरा खुद का एक लिविंग पैलेस है, जिस पर कि यहाँ पर अगर कोई सुप्रीम भी आ जाए तो वो भी बिना मेरी परमिशन के यहाँ से बाहर जो है वो नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी एक रूलर हूँ जो कि हर एक चीज़ को इरेज जो है वो कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो वहाँ पर अपना जो एमली स्लैश होता है उसे कर देता है। और अब वैंग यांग के इस अटैक को देखने के बाद में जो मीनिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और अगले ही पल वो वैंग यांग के अटैक को रोकने के लिए इल्यूजन शील्ड जो होती है उसे बना देती है। और अब जैसे ही दोनों अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब जो मीनिंग होती है वो वैंग यांग की पावर को देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो मेरा स्पेशल रियलम है वो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट जो है वो क्यों नहीं कर रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर की भी कल्टीवेशन यहाँ पर आकर सप्रेस हो जाती है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ऐसा कह सकती हो कि जिन लोगों को तुम सुप्रीम कहती हो असल में मैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। और वैंग यांग के इतना सोचते ही जो सिस्टम होती है वो उसे आकर बताती है कि होस्ट प्लीज़ थोड़ा आराम से फाइट कीजिए, क्योंकि शिमरू स्पेस का बस एक फ्रैगमेंट है और अगर आपने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम लोग चाहे वो एंडलेस वॉइड के अंदर चले जाएंगे, जिसका मतलब अब हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने सोचा था कि मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय कर यहाँ से निकल जाऊँगा, अगर मुझे पता होता कि हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं तो मैं यहाँ पर मीनिंग को अपने जाल में फंसाने ही नहीं देता। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जुआन जी होती है वो अभी भी जो पैट्रिच होता है उसके साथ में फाइट कर रही होती है और जुआन जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर को वापस करो। जो सुनते के साथ ही पैट्रिच मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने मास्टर के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि अब उसकी बस डेड बॉडी ही बाहर आने वाली है, क्योंकि जो मीनिंग का शैमोरू स्पेस है वो इतना पावरफुल है कि वो ऑर्डिनरी सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर को भी जान से मार सकता है। और अब पैट्रिच की इस बात को सुनकर जो जुआन जी होती है उसे पैट्रिच के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्ले आते हुए बोलती है कि ओल्ड मैन अपने मुंह को बंद रखो। और इतना बोलते के साथ ही वो पैट्रिच के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन पैट्रिच उसे डॉज कर देता है। लेकिन अटैक को डॉज करते हुए वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक स्पिरिट पपेट है ना, तो फिर आखिर इसकी जो कल्टीवेशन है वो 2 लेवल एडवांस कैसे हो गई, क्योंकि स्पिरिट पपेट की जो कल्टीवेशन होती है वो नहीं पड़ती। और इसके इतना सोचते ही जो एम्प्रर होता है वो भी जुआन जी से बोलता है कि अरे मैंने तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, जियो जिन तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव हो चुकी है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव भी कर सकती होगी। जो सुनते के साथ ही जुआन जी जो होती है वो एम्प्रर की तरफ देखते हुए उसे गुस्से में बोलती है कि आगे तुम जियोजिन किसे बोल रहे हो, मेरा नाम जियोजिन नहीं है बल्कि मेरा नाम जुआन जी है। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए पैट्रिच से बोलता है कि पैट्रिच आपको होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे एक अच्छा सा सबक सिखाइए ताकि जो इसकी अकल है वो दोबारा से ठिकाने आ सके। जो सुनते के साथ ही जो वो पैट्रिच होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए मन में सोचता है कि आगे इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की, अगर यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर है उसने मुझसे नहीं कहा होता कि तुम अभी भी हमारे लिए यूज़फुल हो तो मैं कब का तुम्हें जान से मार चुका होता। और उसके इतना सोचते ही जो एम्प्रेस होती है वो चिल्लाते हुए जो एम्प्रर होता है उसे बोलती है कि चूटियान बास्टर्ड, मुझे बताओ कि आखिर वो लड़की जो है वो मेरे हस्बैंड को लेकर कहाँ पर गई है, याद रखना अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि वो तुम वैंग यांग की बात कर रहे हो, वो तो इस टाइम पर जो मीनिंग है उसके शैमरू स्पेस के अंदर है और मैं तुम्हें बता दूँ कि मीनिंग के आज तक शैमरू स्पेस के अंदर से कोई भी पर्सन जिंदा बचकर बाहर नहीं आ पाया। लेकिन अगर सच बताओ तो एम्प्रेस तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर जो एंसिस्टर है उसने यहाँ पर तुम्हें पकड़ कर लाने का ऑर्डर ना दिया होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाकर अपने हरम के अंदर रखता और रोज़ाना तुम्हारे शरीर के साथ में इंजॉय करता। जो सुनते ही एम्प्रेस गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर तुम हेल के अंदर जाओ।
और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक करती है तो एम्प्रर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डोज करते हुए बोलता है कि खूबसूरत लड़की, तुम्हारी खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों की कल्टीवेशन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। लगता है कि मुझे तुम्हें पर्सनली ट्रेन जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा गुस्सा है, इस तरह का जो गुस्सा है वो यहाँ पर हमारा जो एंसिस्टर है उसके मूड को ख़राब कर सकता है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बास्टर चुप जाओ, उस फॉक्स को बोलो कि मेरा जो हस्बैंड है उसे बाहर लेकर आए, याद रखना अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि हस्बैंड प्लीज़ सेफ रहना। और अब एम्प्रेस के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मीनिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वैंग यांग से पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जो जवान जी के ऊपर सील लगी हुई थी, क्या उस सील को तुमने ही हटाया था। जोशन का वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम जवान जी के ऊपर लगी हुई उस बेकार से सील की बात कर रही हो, वो तो एक लो लेवल की बेकार सी सील थी जिसे हटाने के लिए मुझे कुछ ही सेकंड का टाइम लगा था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर जवान जी की बात की जाए तो उसे स्पिरिट पपेट बनाने में मुझे पूरे 100 सालों का टाइम जो है वो लग गया था। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि यकीन करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने एक चीज़ अपनी आंखों से देख ली होगी कि इस टाइम पर वो कम्प्लीटली मेरे लिए लॉयल है और मैं जो चाहे वो उससे करा सकता हूँ। और अब वैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि अगर तुम इस प्रकार की जो शील है उसे आसानी से डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकते हो तो इसका मतलब ये साफ है कि हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। जोश उनका वैंग यांग जो होता है वो उसे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता, वो उसे बोलता है कि क्या एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। और अब वैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो वहाँ पर अपने कपड़ों को उतारते हुए वैंग यांग से बोलती है कि ब्रदर वैंग यांग, अगर आप मेरी जो कंडीशन है उसे फिक्स कर देते हो तो जो छूट यहाँ है मैं उसके यहाँ पर कंट्रोल से फ्री हो जाऊँगी, जिसके लिए मैं आपको हर एक चीज़ है वो ऑफ़र करने के लिए तैयार हूँ। और मीनिंग को इस तरह से कपड़े उतारता हुआ देखकर वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग अभी अभी मिले हैं तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ करना अभी से सही रहेगा। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम का भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा हो गया है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एम्प्रेस के ऊपर आ जाता है, जो कि लगातार एम्प्रर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रही होती। और जो एम्प्रर होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मिस येलिन, आपको यहाँ पर सरेंडर जो है वो कर देना चाहिए, क्यों बेफालतू के आप अपने आप को पेन पहुँचा रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो स्पेस होता है वो क्रैक हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जो मीनिंग होती है वो आ जाती है। और बाहर आने के बाद में अब जो मीनिंग होती है वो एम्प्रर से बोलती है कि ब्रदर चूड़ियान, उस बंदे के साथ में तो बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आया, वो तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी पावर को भी नहीं संभाल पाया। उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार किसी रियल पर्सन को ढूंढ पाओगे। और अब मीनिंग को देखते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम फॉक्स कहीं कि तुम मेरे हस्बैंड को लेकर अपने साथ में गई थी, आखिर मेरे हस्बैंड कहाँ पर है और तुमने उनके साथ में क्या किया है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि वैंग यांग जो है वो ऑलरेडी मर चुका है, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था। जो मीनिंग है उसके समरू स्पेस के अंदर से कोई भी पर्सन जो है वो जिंदा बचकर बाहर नहीं आ सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जुबान जी भी उदास हो जाती है और उदास होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब जो मास्टर है वो हार चुके हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मीनिंग होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि चूटियान, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है कि अब तुम्हें भी जो तुम्हारा प्रॉमिस था उसे पूरा करना चाहिए। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम कौन से प्रॉमिस की बात कर रही हो, सच बताओ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि आखिर तुम कौन से प्रॉमिस की बात कर रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी इस प्रकार की डील की थी। और अब एम्प्रर की इस तरह की बातों को सुनकर जो मीनिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि चूटियान, तुम बास्टर्ड कहीं के, इस तरह से तुम अपने शब्दों से पीछे जो है वो नहीं हट सकते हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो उसे बोलता है कि मीनिंग, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी औकात जो है वो मेरे सामने किसी कुत्ते से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जो कि मेरे यहाँ पर कमांड के अंदर काम करती है, तो इसीलिए दोबारा मुझसे इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश मत करना। और एम्प्रर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी चेस्ट के आर पार हो जाती है, जो देखकर एम्प्रर भी हैरान रह जाता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम गद्दार कहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो भी अचानक से सामने आ जाता है और सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे पर्सनों को धोखा देना कोई भी बुरी बात नहीं होती, क्योंकि देखा जाए तो तुम भी तो उसके साथ में यही चीज़ कर रहे थे।
लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत जो है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि तुम लगातार जो मेरी वाइफ है उसे परेशान करते रहे हो। तुम लगातार यहाँ पर अपने लोगों को भेजते रहे हो, यहाँ तक कि तुमने जो हमारी शादी थी उसके अंदर भी बाधा डालने की कोशिश की थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग, तुमने काफ़ी अच्छे से खेला, सच में तुम मुझे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करने में कामयाब हो गए। और तरह बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो कि इसने इतने एक्यूरेट मेरे ऊपर से नहीं किया अटैक किया। वो तो शुगर है कि मेरी पैदाश से ही जो मेरा हार्ट है वो दूसरी साइड में है, जिसका यहाँ पर जो इसका अटैक था वो मेरे हार्ट पर नहीं टकराया। अगर मेरा हार्ट एक नॉर्मल पर्सन की तरह होता तो मैं यहाँ पर मर चुका होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि हस्बैंड, जब तुम अचानक से गायब हो गए थे तो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। उस औरत ने आपके साथ में कुछ किया तो नहीं है ना। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस अपने मन में सोचती है कि अगर उस बेवकूफ़ औरत ने तुम्हारे ऊपर अपने हाथ को रखने की भी कोशिश की होगी तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और एम्प्रेस के इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो हंसते हुए एम्प्रेस से बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बेवकूफ़ लोग जो है वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरी सिचुएशन जो है वो मेरे कंट्रोल में है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग यांग जो होता है वो मीनिंग को बिना कपड़ों के देखने के बाद में बोलता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही हॉट नहीं है। जो सुनने के बाद में सिस्टम जो होती है वो बोलती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी अपनी डिग्निटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मीनिंग होती है उसकी कमर के ऊपर एक सेल लगी होती है। और अब जो मीनिंग होती है वो उन्हें बताती है कि मैं ओरिजिनली जो जुआन यू रॉयल फैमिली है उसका पार्ट हुआ करती थी, लेकिन जो चू फैमिली का ओल्ड सिस्टर था उसने मुझे ट्रिक कर दिया और उन्होंने मेरे ऊपर ये सील जो है वो लगा के मुझे एक प्रिजनर जो है वो बना दिया। और केवल इतना ही नहीं, मेरे पास में जो कुछ भी था मेरा सारा का सारी चीज़ें जो है वो चू फैमिली के द्वारा लूट ली गई। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो चोटियान है वो लोगों की चीज़ों को हड़पना और उनके साथ में विश्वासघात करने वाले से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं जो तुम्हारी सील है उसे तोड़ भी देता हूँ तो मुझे इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा। जो सुनते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो मुस्कुराते हुए वैंग यांग से बोलती है कि डार्लिंग वैंग यांग, सच में तुम्हारे साथ में डील करना तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे इस सील से आज़ाद कर देते हो तो जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी अब उसकी सील को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो पेन है वो देने वाला हूँ, तो क्या तुम तैयार हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसकी सील को तोड़ना शुरू कर देता है। जो देख कर मीनिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि फाइनली मैं इससे फ्री हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने यहाँ पर एक पावरफुल सेल को हटाया है, इसीलिए आपको एक सैंड क्रेट की कल्टीवेशन टेक्निक जो है वो दी जाती है, जिसका नाम कि तियानजू इनविजिबल आर्ट है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि क्या नई टेक्निक मिली है। अगर देखा जाए तो सिस्टम मुझे जो भी नई टेक्निक देता है वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो उस स्किल को देखने लगता है और उस स्किल को देखते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल होगी, लेकिन ये तो इनविजिबल होने की टेक्निक है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट, ऐसा लगता है कि आप जो ये टेक्निक है उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर रहे हो, क्योंकि अगर एक बार आप इस इनविजिबल आर्ट को एक्टिवेट करते हो तो यहाँ तक कि कोई सेंट भी आपको प्रिडिक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा और ना ही आपकी प्रेजेंस को महसूस कर पाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग यांग का ध्यान जो होता है वो एम्प्रेस के कपड़ों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि एक मिनट रुको माय डियर वाइफ, आखिर जो तुम्हारे कपड़े हैं वो क्यों फटे हुए हैं। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो गुस्से में जो एम्प्रर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चूटियान बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को टच करने की। याद रखना, मैं यहाँ पर थोड़ी ही देर में तुम्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट जो है वो फील कराऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो अपने पास से एक पिल निकाल कर वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग, मैं मानता हूँ कि तुमने स्नीकी अटैक कर कर मुझे इंजर्ड जो है वो कर दिया, लेकिन तुमने गलती कर दी, तुम्हें मेरा सर काटना चाहिए था। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो चू फैमिली की रियल लेगेसी की पावर है वो दिखाने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो उस पिल को खा लेता है, जिसका उसकी जो कल्टीवेशन होती है वो बढ़ने लगती है और वो सीधे हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर पहुँच जाता है।
और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद में जो एम्पर होता है वो हंसते हुए वैंग यांग से बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने का टाइम जो है वो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता। और एम्पर की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, तुमने यहाँ पर एक बेकार सी जो पील है वो क्या खा ली? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने ऐसी लंबी लंबी और छोटी छोटी बातें जो है वो बोल सकते हो? और वैंग यांग की इतना बोलते के साथ ही जो एम्पर होता है वो वहाँ पर जो अपना अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही वैंग यांग भी जो होता है वो इन्फर्नल स्काई अटैक जो होता है वो उसकी तरफ कर देता है। जो देखकर एम्पर भी अपने पाम अटैक को उसकी तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक जो होते हैं वो सीधे आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन एम्प्रर का अटैक पावरफुल होने के कारण वो सीधे जाकर वैंग यांग से टकराता है, जिसे देखकर जो एम्प्रेस होती है उसे भी वैंग यांग की चिंता होने लगती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि पता नहीं जो हस्बैंड है वो ठीक तो हो गए ना। और एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम किसी प्रकार के पावर हाउस होगे और थोड़ा बहुत तो मेरा सामना कर पाओगे, लेकिन तुम तो मेरे सिंगल अटैक को भी नहीं झेल पाए। और एम्प्रर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रर के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए उसे बोलता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा ये छोटा सा जो अटैक है वो यहाँ पर मुझे हरा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अचानक से काफ़ी सारे जो स्लैश होते हैं वो अपनी मार देता है और हम देखते हैं कि वैंग यांग के सभी स्लैश आगे सीधे एम्प्रर से टकराते हैं, जिस कारण एम्प्रर जो होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तभी वैंग यांग जो होता है वो खिंचाकर सीधे उसके पिछवाड़े पर एक लात मारता है, जिस कारण एम्प्रर जो होता है वो भी उड़ते हुए इधर उधर जाने लगता है और जो वैंग यांग होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे आकर पीट रहा होता है। और तभी वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रर के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि चूटियाँ, तुमने अभी अभी तो हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था, जिस कारण तुम यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी भी फेंक रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब तुम यहाँ पर एक कुत्ते की तरह क्यों पीट रहे हो? और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यांग जो होता है वो अगले ही पल जो एम्प्रर होता है उसके एक हाथ को काट देता है, जिस कारण जो एम्प्रर होता है वो भी अब दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और घबराते हुए जो पैट रीच होता है उससे बोलता है कि एल्डरमिंग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और अब एम्प्रर की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो वो पैट रीच होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये बास्टर्ड जो है वो किसी भी काम का नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस तरह से उसे यहाँ पर मरने जो है वो नहीं दे सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो डार्क पाम का इस्तेमाल करते हुए जो जुआन जी होती है उसे पीछे फेंक देता है और उसके बाद में सीधे एम्प्रर की तरफ आने लगता है और एम्प्रर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से जाकर उसे बचाना होगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो एंसेस्टर का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम वैंग यांग को देखते हैं जो कि एम्प्रर के सामने आकर गुस्से में उसे बोलता है कि हम लोगों ने कभी भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम बार बार यहाँ पर आकर हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते रहे हो और हमें गुस्सा दिलाते रहे हो। तो इसीलिए अगर तुम्हें अगली बार इंसान का जन्म मिले तो याद रखना तुम्हें अच्छे से अपनी इंसानों वाली ज़िंदगी जो है वो बितानी है। और इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अगले ही पल जो एम्प्रर होता है सीधे उसके सर को ही उड़ा देता है। और अब एम्प्रर को अपने सामने मरता हुआ देखकर जो पैट रीच होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, आखिर अब मैं जो एंसेस्टर है उसे इस बारे में किस प्रकार एक्सप्लेन करूँगा। और अब इतना बोलकर जो पैट रीच होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वैंग यांग से बोलता है कि बास्टर्ड वैंग यांग, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि अभी अभी तुमने जिस पर्सन को मारा है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, बल्कि जुआन यू डायनेस्टी का एम्प्रर था। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि चाहे वो एम्प्रर हो या कोई भी हो, जो भी यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाएगा उसके साथ में यही होगा। और वैसे भी देखा जाए तो इसने तो यहाँ पर किसी दूसरे से ही थ्रोन को छीना था, तो इसीलिए मैं तो यहाँ पर जो जस्टिस है वो कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो पैट रीच होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बोलता है कि यंग मैन, आखिर तुम जो हमारी चू फैमिली है उसे क्या समझते हो? चू फैमिली की फाउंडेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके की साथ में तुम पंगा जो है वो ले सको। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहूँगा कि तुम्हारी चू फैमिली के अंदर जो वे कछुए हैं उनकी फाउंडेशन जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और आखिर वे कितनी गहराई तक जो है वो छुप सकते हैं। और इससे अलग मैं ये चीज़ भी जो है वो देखना ज़रूर चाहूँगा कि क्या चू फैमिली के अंदर सारे ऐसे ही कचरे मौजूद है जैसे कि चूटियान था, या फिर कोई टैलेंटेड भी मौजूद है। वैसे सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चू फैमिली के अंदर कोई टैलेंटेड होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो पैट रीच होता है वहाँ पर अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए वैंग यांग से बोलता है कि सच में बच्चे तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तो ठीक है, आज मैं जो तुम्हारी सभी की सभी बोन्स है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद में चूटियान की मौत का जो बदला है वो तुमसे ज़रूर लूँगा।
और अब इतना बोल का जो पैट रीच होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बास्टर्ड वैंग यांग जो है वो किस लेवल पर है। अगर चोटियान की बात की जाए तो उसने हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी एफर्ट के इसने उसे बहुत ही आसानी से जान से मार दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसका उसके चारों तरफ एक बैल आ जाती है और उसके चारों तरफ एक ड्रैगन जो होता है वो घूम रहा होता है। और इससे अलग अब जो वैंग यांग की कल्टीवेशन होती है उसके अंदर भी ब्रेक थ्रू हो जाता है और वैंग यांग जो होता है वो ग्रेट एम्परर रियलम के 6th लेवल से सीधे ग्रेट एम्परर रियलम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम पैट रीच को किसी पर्सन के सामने झुका हुआ देखते हैं, जिससे कि वो बोलता है कि एंसेस्टर क्या आप सच में चाहते हो कि मैं चोटियान के साथ में जाकर जो येलिन है उसे कैप्चर कर कर लेकर आऊँ। अगर ग्रेट शैंग डायनेस्टी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर बहुत ही कम ग्रेट एम्परर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही वो एंसेस्टर जो होता है वो पैट रीच से बोलता है कि तो क्या तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली यहाँ पर जो चोटियान है उसके साथ में जाऊँ और जो एम्प्रेस है उसे यहाँ पर वापस लेकर आऊँ। जो सुनते के साथ ही अब जो पैट रीच होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो ज़मीन पर अपने सर को मारते हुए जो एंसेस्टर होता है उसे बोलता है कि एंसेस्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं यहाँ पर अभी के अभी चोटियान के साथ में शैंग यांग डायनेस्टी के अंदर जाने वाला हूँ ताकि एलियन को जितना जल्दी हो सके उसे पकड़कर आपके पास में लेकर आ सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो एंसेस्टर जो होता है वो उसे बताता है कि अगर येलिन की बात की जाए तो उसके पास में फियोनिक्स सैक्रेड फिजिक्स मौजूद है। अगर मुझे उसका सैक्रेड फिजिक्स जो है वो मिल जाता है तो उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और जो अपना लाइफ स्पैन है उसे भी बढ़ा पाऊंगा। और इससे अलग अभी भी यहाँ पर जो चोटियान है उसकी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें उसके साथ में भेजने वाला हूँ तो ताकि तुम जो लोग हैं वो एलियन को पकड़ कर ला सको और उसी के साथ में जो चोटियान है उसे भी सेफली वापस लेकर आ सको। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो पैट रीच होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं वापस भी गया तो बस वहाँ पर मैं मारा ही जाऊँगा। तो अब मेरे पास में केवल एक ही ऑप्शन बच गया है कि मुझे बस भागना होगा और मुझे उस ओल्ड मोस्टर की मौत का इंतज़ार जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर एक बार वो ओल्ड मोस्टर जो है वो मर जाता है तो उसके बाद में पूरी की पूरी चू फैमिली के ऊपर मेरा अकेले का कंट्रोल होगा। और अब इतना सोचते ही जो पैट रीच होता है वो अपना डार्क पाम अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे वैंग यांग की तरफ शूट कर देता है। जो देख कर वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि इसकी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा ही प्यारी लग रही है, चलो देखते हैं कि आखिर मैं इसका सामना कर पाता हूँ या नहीं। जोसन का सिस्टम जो होती है वो वैंग यांग को रोकते हुए बोलती है कि होस्ट आपको जो ये अटैक है ये हैंड टू हैंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस होल्ड बास्टर की बात की जाए तो वह हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर है। लेकिन ये वैंग यांग उसकी बात को नहीं सुनता और वो अपनी डिफेंस स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसका वो पैट रीच का अटैक भी आकर सीधे वैंग यांग के उससे टकरा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, आपने इसके हैंड टू हैंड जो अटैक था उसे रोक लिया, लेकिन अचानक से यहाँ पर हमारे जो विज़न है वो ब्लॉक हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ओल्ड बास्टर जो है वो यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर वैंग यांग उससे बोलता है कि चिंता मत करो, वो ओल्ड बास्टर जो है वो यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी पैट रीच के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी डीमन शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और मन में सोचता है कि इससे पहले कि उसे पता चले मेरे पास में यही चांस है भागने का। और पैट रीच के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपनी गेम स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कहाँ तक भागते हो। और इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो पूरे के पूरे स्पेस को ब्लॉक कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो पैट रीच होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रैड सच में तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सर दर्द हो, लगता है कि तुम यहाँ पर हर हाल में बस मुझे मारना ही चाहते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जवान जी होती है वो भी उस पैट रीच के सामने आ जाती है और तभी वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी सारी ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो कर लिया है, लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो, अभी तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी नहीं किया। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि वो हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम से सीधे सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से पावर का एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं हो रहा, इस ओल्ड बास्टर ने सच में सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मीनिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये ओल्ड बास्टर यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहा है, जो कि इसने फोर्सफुली सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेरी सील है वो हट चुकी है, तो क्या मुझे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो होस्ट के पास में आते हुए बोलती है कि होस्ट इस टाइम पर आपके एनिमी ने सुप्रीम एलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, तो क्या आप चाहते हो कि जो सिस्टम है वो आपकी भी ब्रेक थ्रू करने में मदद करे। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है, जहाँ पर कि इसे कोस्ट के रूप में अपराधी कल्टिवेशन को क्रिपल जो है वो कराना पड़ा है, तो ये ट्रू सुप्रीम के तो आसपास भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो पैट्रिच होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वैंग यांग से बोलता है कि लिटिल ब्रैड, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी हर एक चीज़ जो है वो कुर्बान क्यों ना करनी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें अपने साथ में हेल लेकर जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जुआन सी होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कि तुम मेरे मास्टर की तरफ अपना एक भी कदम जो है वो नहीं बढ़ा पाओगे। और जुआन जी के इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग उसके पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि जुआन जी, ये ओल्ड बास्टर जो है वो इस टाइम पर पागल हो चुका है, तो इसीलिए तुम इसे हैंडल जो है वो नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जुआन जी जो होती है वो वैंग यांग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लेकिन मास्टर, मैंने अभी तक यहाँ पर एक भी जो दुश्मन है उसे नहीं हराया है। जो सुनकर वैंग यांग जुआन जी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि चिंता मत करो, फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे एनिमी के साथ में फाइट करने के लिए मिलेगा, तो तुम उन्हें हरा सकती हो। जो सुनकर जुआन जी भी क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। जिसके बाद में अब जुआन जी वहाँ से पीछे हट जाती है और वैंग यांग जो होता है वो पैट्री से बोलता है कि ठीक है ओल्ड मैन, तुमने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद कर लिया है, तो जल्दी से आओ ताकि मैं तुम्हें मारकर यहाँ से जा सकूँ। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पैट्रिज के पीछे एक काफ़ी बड़ी शेडो जो होती है वो अपेयर हो जाती है। और अब जो पैट्रिच होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एरोगेंट ब्रैड, चलो मैं देखना चाहूँगा कि तुम एक सुप्रीम डीएलएम के एक्सपर्ट की फुल पावर का सामना जो है वो किस प्रकार करते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वैंग यांग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसका अटैक आकर टकराता है तो काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट निकलता है, जिसे देखते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है उसे भी वैंग यांग की चिंता जो है वो होने लगती है। और अब जो वो पैट्रिच होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो, मेरा केवल उससे अभी सिंगल अटैक ही जो है वो टकराया था, लेकिन उसकी तो यहाँ पर मिट्टी भी जो है वो नहीं बची है, ऐसा लगता है कि ये सच में इतना भी पावरफुल नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वैंग यांग होता है वो पैट्रिच के पीछे आ जाता है। पैट्रिच के पीछे आते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारी मौत है वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और अभी इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अगले ही पल जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो पैट्रिच की बॉडी के सीधे आर पार कर देता है, जो देखकर पैट्रिच हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक है। और अब इतना बोलते बोलते जो वो पैट्रिच होता है वो वहीं पर ही गिर कर मर जाता है। और जो वैंग यांग होता है वो उससे बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि ये किस प्रकार की टेक्निक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम इस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि जान सको कि आखिर मैंने किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो किया था। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।